हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे और अभी तक आपके सारे पेपर भी बहुत अच्छे गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैंने कोशिश यही की है कि इसी में से एग्ज़ाम में आए और 101% इसी वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि बेटा सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम पेपर में अनसीन पैसेज और सीन पैसेज आते हैं, तो आप सभी 20 से 22 नंबर वहाँ से कर लेते हैं, जो कि आपकी नज़रों के सामने आपके आंसर होते हैं। उसको ढूंढना होता है और टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से कर लिया। इसके बावजूद भी आपके चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा जो हल्का सा भी आप ध्यान दे देंगे यहाँ पे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट बनाए हैं, नोट के तौर पर आप सभी इसे नोट करेंगे, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर इसे लर्न करेंगे, लिख लिख के करेंगे बेटा, क्योंकि याद सब कुछ हो जाता है लेकिन उर्दू में आप सभी लिख नहीं पाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, नज़्म ए शरीफ इंसानों के शायर का नाम क्या है। तो अब्दुल हई साहिर लुधियानवी, ठीक है। इस्माइल मेरठी ने कौन सी नज़्म लिखी है। पहली ही नज़्म है जिसका नाम है हमद। नज़्म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है। तो नज़ीर अकबराबादी, ठीक। जैसी करनी वैसी भरनी पे ये नज़्म पूरी है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म के शायर का नाम क्या है। तो बशर नवाज़ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में पढ़ी है, बस रिवीजन के तौर पे मैंने बताया है और 101% बेटे ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। बच्चों का शायर किसे कहा जाता है। बच्चों का शायर किसे कहा जाता है। तो इस्माइल मेरठी को। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है। तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। कहाँ पैदा हुए थे बेटा। ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे, ठीक है, नोट करते जाइएगा। मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे। तो मुंशी प्रेमचंद बनारस में 1880 में पैदा हुए थे। बनारस में पैदा हुए थे। अगर गांव पूछे तो गांव बेटा लम्ही में पैदा हुए थे, ठीक है, लम्ही में, बनारस में 1880 में पैदा हुए थे। अब क्वेश्चन और बेटे सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो धनपत राय था। क्या नाम था इनका। धनपत राय। कैसे लिखेंगे धनपत राय। ये देखिए इस तरीके से, बहुत इजी है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो आगरा में। मीर तकी मीर भी और मिर्ज़ा गालिब भी, ये दोनों कहाँ पैदा हुए थे। आगरा में। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है। तो मीर तकी मीर को। खुदाए सुखन का लक़ब किस शायर को दिया गया है। तो मीर तकी मीर को। खुदाए सुखन बेटे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे आप सभी। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आजमगढ़ यूपी में हुई थी। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर याद करिएगा। सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। कहाँ। शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है। तो शोर सैनी ज़बान से निकली है। किससे। शोर सैनी ज़बान से। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे है मिर्ज़ा गालिब के खुदूद के मजमूओं के नाम बताएं। यानी मजमूए का नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसका। मिर्ज़ा गालिब का। तो पहला है उर्दू ए मुअल्ला और दूसरा है ऊद हिंदी। फिर से उर्दू ए मुअल्ला कैसे लिखेंगे आप सभी। उर्दू ए मुअल्ला, ठीक है, और दूसरा है ऊद हिंदी। तो इस तरीके से इसे भी आप करेंगे और पूरे के पूरे नंबर आप हासिल करेंगे। अब देखें बशर नवाज़ का असल नाम क्या है। बशर नवाज़ का असल नाम है बशारत नवाज़ खां। औरंगाबाद में पैदा हुए थे। कब। 1935 में। हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का असल नाम क्या था। हबीब अहमद खां, जो कि एक बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं। अगर इनका बेटा कोई ड्रामा पूछ लिया जाए तो दो याद कर लेना, एक तो आगरा बाज़ार याद कर लेना, एक चरणदास चोर, ठीक है। किसके। आगरा बाज़ार, सॉरी आगरा बाज़ार और चरणदास चोर। हबीब तनवीर, ठीक है, ध्यान से इनको करेंगे। हबीब तनवीर ने लिखा है। और फिर है साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था। तो अब्दुल हई साहिर लुधियानवी। कहाँ पैदा हुए थे बेटा। लुधियाना कहाँ है। पंजाब में है। रतन सिंह और अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे। तो रतन सिंह अल्लामा इकबाल सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। रतन सिंह और अल्लामा इकबाल, ठीक है।
सबक काट का घोड़ा का मुसन्निफ कौन है? तो रतन सिंह है। काट का घोड़ा चैप्टर हम सब ने पढ़ा था बुंदू वाला, तो जिसमें रतन सिंह है। अल्लामा इकबाल की 2 नज़मों के नाम बताएं। अल्लामा इकबाल एक बहुत फेमस शायर हैं बेटा, बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर हैं, तो इनकी नज़में पूछी जा सकती हैं। तो आप लिखेंगे हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, और एक आपके निसाब में ही है, सिलेबस में ही है, पहाड़ और गिलहरी। तो इस तरीके से आप अल्लामा इकबाल का बारे में बताएंगे। अब आगे बेटे ध्यान देंगे आप सभी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 16 नंबर के आते हैं। तो किस तरीके से आएंगे आप सभी ध्यान रखना। कह रहे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया है बेटा, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लिखा होगा, ठीक है, आम और ख़ास करके लिखा होगा। तो जब कोई ख़ास है, जब किसी चीज़ का नाम होता है तो वो ख़ास हो जाता है, तो इसमें मुआरिफा होगा, इसको इसमें ख़ास भी बोलते हैं। और इसमें नकरा क्या होता है बेटा? आम। इसमें आम यानी कॉमन नाउन, जिसका कोई नाम ना हो, तो इसका आंसर होगा इसमें मुआरिफा। अब आगे देखो, बहादुर का मुतज़ाद यानी विलोम क्या होगा? ये मैंने बेटा याद करने के लिए, क्योंकि मुतज़ाद का मतलब ही नहीं पता होगा आपको, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पता होना चाहिए मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है, विलोम होता है, अपोजिट होता है। तो बहादुर का क्या होगा? ताकतवर, बुज़दिल, लंबा, शानदार। तो बहादुर का मुतज़ाद होगा बेटा बुज़दिल। क्या होगा? बुज़दिल। बहादुर का क्या होगा मुतज़ाद? बुज़दिल। बुज़दिल यानी डरपोक। इसमें ख़ास अलग करें, इसमें ख़ास अलग करें। देखो, बादशाह, बेटा, बहादुर, ये तो आम है, लेकिन ख़ास अकबर एक नाम है ना बेटा, तो ये इसमें ख़ास हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है कोई शेर भी ले लें साथ में। ये तो कह रहे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये किस शायर का शेर है? तो ये है मिर्ज़ा गालिब का। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो सारे शेर किसके हैं बेटा? मिर्ज़ा गालिब के हैं। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। जुमले के आखिर में ये डैश का जो निशान होता है, इसको क्या कहते हैं? सवालिया, सक्ता, फजाइया, ख़त्मा। तो मैंने आपको बताया है, ये ख़त्मा का निशान है, ये सक्ता का निशान है, ये सवालिया का निशान है, और ये किसका निशान है? फजाहिया का। फजाहिया या फिर निदाइया। तो हमारा आंसर होगा ख़त्मा। ख़त्मा यानी जब हमारा कोई सेंटेंस, कोई जुमला मुकम्मल होता है, पूरा होता है, तो सबसे लास्ट में हम ख़त्मा का निशान लगाते हैं। जैसे कि हिंदी में आप लगाते हैं पूर्ण विराम और इंग्लिश में लगाते हैं फुल स्टॉप। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे बेटा। तस्वीर की जमा क्या है? तस्वीर की जमा क्या है? तो तसाविरात लिखा है, तसव्वुरे लिखा है, तसव्वुरिये लिखा है, तो इसका क्या होगा? तस्वीर की जमा होगी तसावीर होगी। क्या होगी बेटा? तसावीर। अब कह रहे हैं इत्तिलाआत का वाहिद, यहाँ पे वाहिद पूछा है। वाहिद मतलब, अब इत्तिलाआत जमा है, इसका वाहिद आपको बताना है, तो इसका वाहिद होगा इत्तिला। क्या होगा? इत्तिला। तो बेटा इसका आंसर आप किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे? ध्यान देंगे। जवाब नंबर 7 का कौन सा है? ए डाल के उसके सामने आप लिख देंगे इत्तिला। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या है, तो आप सिर्फ यही लगा देना, ABCD में से कोई भी जो आपको लगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अदद की जमा क्या है? अदद की जमा बताना है आपको। अदद मतलब गिनती, तो अदद की जमा क्या होगी बेटा? आदाद होगा। क्या होगा? आदाद। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। आलिम का मुअन्नस क्या होगा? मुज़क्कर मुअन्नस मैंने पढ़ाया। मुज़क्कर यानी पुल्लिंग ही, और मुअन्नस शी यानी स्त्रीलिंग। आलिम का होगा बेटा आलिमा। आलिम यानी अध्यापक, आलिमा मतलब अध्यापिका, ठीक है। अहमद कल आया था, इसमें कौन सा फेल है? ये सारी चीज़ें भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। आया था यानी काम हो चुका है, गुजर चुका है। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे क्या कहते हैं? माजी। यानी अहमद कल आया था, तो ये माजी हमारा गुजर चुका है ना।
अब कह रहे हैं गर्मी का मौसम जा रहा है, यानी काम हो रहा है, जारी है, तो कौन सा फेल होगा? ये फेले हाल होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं बेटी का मुतरादिफ, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या होगा? तो बेटे बेटी का होगा बिनते। आंसर सी है बिनते, यहाँ पे चल नहीं पाएगा, इसका बिनते होगा। बेटी बिनते, बिनते मतलब बेटी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी करेंगे और पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। 10 सवाल पूछे जाएंगे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव ग्रामर का, जिसमें से आपको 8 करना होगा। तो 8 ही करना, जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही करना है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से करेंगे। इस तरीके से मैंने एक नोट्स तैयार किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, बल्कि 80 में से 80 मार्क्स आएँ। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। देखिए बेटा, मैं वही क्वेश्चन आंसर इसमें करवाऊंगी जो कि मुझे लगता है एग्ज़ाम में आएगा। अब देखो, पहला ही सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? तो ध्यान देंगे, बेल बूटों में ही, बेल बूटे मिट्टी में ही पैदा होते, बेल बूटे यानी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे मिट्टी में ही पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। सूरज को चश्मा क्यों कहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सूरज ही से गर्मी और रोशनी मिलती है, उसी से फल और अनाज पकते हैं, इसलिए शायर ने सूरज को चश्मा कहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? तो अगर आपको बस इतना आंसर लिख सकते हैं कि चिड़िया जब सुबह उठती है तो चहचहाती है, चहचहा कर खुदा की हमदो सना करती है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सुबह और शाम परिंदे चहचहा कर खुदाए बुजुर्ग व बरतरी की तारीफ़ करते हैं, इसलिए शायर ने चिड़िया को खुदा का तस्बीह ख्वां कहा है। अब एक सवाल ये भी है, बेतकल्लुफ़ी से, मुझे लगता है ये सवाल आ सकता है बेटा आपका, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं, किराया भी आप इसे दिलवाते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे कि जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से बेतकल्लुफ़ी का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से कर लेंगे। और एक सवाल ये है बेटा, ये भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, यहाँ पे तकल्लुफ़ होगा, तकलीफ़ लिख दिया है। ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर कहना क्या चाह रहा है? तो इस मिसरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगी बेटा, आपको वही करना होगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद ये है कि यहाँ किसी चीज़ का बदला मिलने में बिल्कुल देर नहीं होती। इंसान को उसकी नेकी का बदला, नेकी और बदी का बदला बदी में हाथों हाथ मिल जाता है। किसकी नाव पार उतरती है? जो दूसरों की नाव पार उतारता है उसकी नाव खुदा पार उतारता है। जालिम को जुल्म का बदला क्या मिलता है? जो जालिम होता है उसका बदला कैसे मिलता है? तो जालिम को जुल्म का बदला ज़रूर मिलता है। अगर कोई किसी का खून बहाता है तो कोई ना कोई उसे भी कत्ल कर देता है। इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा बेटे, मैंने बीच बीच में मुहावरे भी रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरों को नुकसान, यानी क्या है जैसी करनी वैसी भरनी, ये उसका है नेकी और बदी, जिसको लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी नुकसान उठाना पड़े। बोलबाला होना, आजकल उसका बड़ा बोलबाला है, अखबारों में हर जगह उसी का जिक्र है। पार उतारना, आजकल उसकी नाव भंवर में है, यानी भंवर में है, परेशानी में है, खुदा ज़रूर उसकी नाव पार उतार देगा। मान रखना, सबसे लास्ट है बेटा, मान रखना, जो दूसरों की इज्जत रखता है खुदा उसका भी मान रखता है। तो इस तरीके से आप जुमले बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, जिस पे टिक है। तो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि वो दारे फ़ानी, फ़ानी और बेसिबात है। यानी इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि वो फ़ानी और बेसिबात है। जिस तरह पानी के बुलबुले की ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर होती है, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी चंद रोज़ा ही। यानी बेटा, कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, यानी जिसको ज़िंदगी मिली है उसे मौत मिलेगी ही मिलेगी, यही हकीकत है। अब सबसे लास्ट आप देख लो बेटा कि शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? तो शायर ने शेर में खुद ही को खाना ख़राब कहा है, खुद ही को
खाना ख़राब कहा गया है। अभी एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी देख लेंगे कि हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है। खुसूसियात यानी विशेषताएँ। तो ध्यान देंगे, हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है। यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जुग्राफियाई हालात में पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, वादियाँ, साहिली इलाके, ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। यहाँ अनवाह व अक़साम के लोग हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं और ऊँचे कद वाले भी हैं, पस्ता कद वाले भी हैं, हिंदू मुसलमान भी है। इसी तरह यहाँ तरह तरह की ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ कसरत में वहदत पाई जाती है। यानी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। सबसे बड़ी खुसूसियत तो यही है। आगे चलते हैं बेटा। एक ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी कबायली नस्लों की, आप SST में पढ़ रखा हो, जिसका है कोल और मुंडा, ये 2 कबायली नस्लों के नाम हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। द्रविड़ कौन सी ज़बान बोलते थे? तो द्रविड़ जो है तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, मलयालम बोलते थे। द्रविड़ कौन सी ज़बान बोलते थे बेटे? तो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे और मलयालम बोलते थे। क्या बोलते थे? आपको पता चल गया। अब कह रहे हैं संस्कृत किस ज़बान की शाख है? ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो ये आर्याई ज़बान की शाख है बेटा। किसकी ज़बान की? आर्याई ज़बान की शाख है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? तो बेटे ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़बानों का घर हिंदुस्तान चैप्टर जो है उसी में से है। उत्तर भारत में प्राकृत बोली जाती है, इसे शोर सैनी कहा जाता है। ये वो ज़बान है जिससे उर्दू निकली है। हिंद आर्याई ज़बानों में से कौन कौन सी ज़बान है बेटा? हिंदी, उर्दू, बंगली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया हिंद आर्याई ज़बानें हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है बेटा। उर्दू ज़बान भी हिंद आर्याई ज़बान है, ये पूछा जा सकते तो पूछा जा सकता है आपसे कि हिंद आर्याई ज़बानों के नाम, तो आप उसमें उर्दू ज़रूर लेंगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि उर्दू किस तरीके की ज़बान है, तो आप बोलेंगे हिंद आर्याई ज़बान है। उर्दू हिंद आर्याई ज़बान है। ठीक है। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? उर्दू शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और शोर सैनी ज़बान से निकली है, और शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई है और ये हिंद आर्याई ज़बान है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए लेन शो ने बीबी से क्या आराई की थी? बारिश होने की कयास आराई की थी। अब कह रहे हैं ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए? ज़ालाबारी से दरख्तों पर पत्ते नहीं रहे, खेतों का सत्यानाश हो गया, बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। इस तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेन शो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा था? तो आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इंग्लिश में भी इसका चैप्टर है। लेन शो ने खुदा के नाम ख़त में लिखा कि तूने मेरी मदद नहीं की, मैं और मेरा कुनबा इस सालफाकों का शिकार हो जाएगा। इस वक्त 1 रुपये की शदीद ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं। ज़ालाबारी से मेरी फसल तबाह कर दी है और फसल की कटाई तक मैं खाने पीने की चीज़ें खरीद सकूं। ठीक है। और ये भी है कि लेन शो ने लिफाफे पर कहाँ का पता लिखा था कि ये लिखा था कि ये ख़त खुदा को मिले। ठीक है। अब एक सवाल ये भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो सबसे पहली बात कि भीमराव सुखपाल था इनका नाम। भीमराव सुखपाल कहाँ से थे? इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। किससे था बेटा? तो इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था और इनका असल नाम भीमराव सुखपाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमराव के नाम में अम्बेडकर नाम क्यों शामिल किया था? क्योंकि भीमराव सितारा के एक स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। उन्हीं से मुतासिर होकर भीमराव सुखपाल ने अपने नाम के आगे अम्बेडकर लगा दिया था। ठीक है। छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? छुआछूत की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। छुआछूत अच्छी चीज़ नहीं है, इससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। अब ये है हमारा आदमी की कहानी। ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानवरों का क्या हाल हुआ? ज़मीन के बर्फिस्तान यानी बर्फ़ बन जाने को बोल रहे हैं बेटा, की वजह से बनमानुस और इसी तरह के दूसरे जानवर बर्फ़ के ढेर तले दब कर रह गए, यानी उस वक्त के तमाम जानवर बर्फिस्तान में दब कर रह गए।
आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? जंगलों में लगी आग को देखकर इंसान ने आग जलाना सीख लिया। आग के दरियाफ्त से उसकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली आई। उसने गोश्त को भूनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खाना बनाना भी शुरू कर दिया। इस तरीके से आप इसका करेंगे। अब देखिए कुछ मुहावरे और कहावत हैं बेटा, इसको भी आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे खोपड़ी में ना समाना, बिल्कुल समझ में ना आना, है ना। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ मगर ये तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समा रही। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं नहीं समझ पाते हैं, कोशिश करते हैं तो समझ में आता है उनके। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, आजकल के सारे लीडर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भेष बदलना, वो तरह तरह के भेष बदलकर सामने आया मगर फिर खुद को ना छुपा पाया। इस तरीके से भी आप इसका जुमला बना सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। कह रहे कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कामयाबी हासिल करने की कोई राह, कोई रास्ता, कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है। दूसरा सवाल है बेटा, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आ रही है? यानी मिर्ज़ा गालिब को शर्म क्यों आ रही है? शायर ने ज़िंदगी में इस कदर ज़्यादा गुनाह किए हैं कि उसे हज के लिए जाते हुए शर्म आ रही है। बेटे ये वीडियो मैं स्कूल में बैठ के बना रही हूँ, मेरा फ्री पीरियड था क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस थी ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो शायद बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही हो। देखो अब एक क्वेश्चन ये है बेटा, ई टिकट, ई टिकट किसे कहते हैं? इंटरनेट से कार्ड के ज़रिए रकम अदा करके टिकट हासिल करने का तरीका ई टिकट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ई टिकट कहलाता है। इस तरीके से हम सभी करते हैं। इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदे हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तलबा इंटरनेट के ज़रिए अपने निसाब का मवाद यानी कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, यहाँ से वो टॉपिक को पढ़ सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ और किताबें बनाने वाली कंपनियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करते हैं। जैसे हम लोग PDF निकालते हैं, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हैं, बढ़िया से बढ़िया किताबें होती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देखकर पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियां हमें इंटरनेट पर दस्तयाब है। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। अब जैसे भी ऑनलाइन अगर हम बुक नहीं पढ़ के समझ पा रहे हैं तो हम यूट्यूब पर चले जाएंगे, वहाँ से कोई भी लेक्चर देख के, कोई भी वीडियो देख के हम पढ़ सकते हैं ना। इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मदद करती हैं। कह रहे हैं किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? तो दुनिया की छोटी और बड़ी चीज़ों को देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है। खुदा ने अपनी हिकमत से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। रज़िया सुल्ताना की खूबियाँ क्या थी बेटा? तो रज़िया सुल्ताना ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। इनमें हिम्मत और हौसला भी था। इनमें एक अच्छे हुक्मरा, यानी हुक्मरा बोलते हैं बेटा हुकूमत करने की तमाम खूबियाँ मौजूद थी। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की थी। ये सवाल अलग से पूछा जाता है कि रज़िया सुल्ताना ने कितने साल हुकूमत की थी? तो 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपने हिम्मत और हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरा थी। अब देखें इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। एक तो ये रकनुद्दीन किसका बेटा था, इसे किसने मारा था? बार बार क्वेश्चन पूछा गया। तो रकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, आप सबको पता है इल्तुतमिश का बेटा था। रकनुद्दीन को दिल्ली के लोगों ने गिरफ्तार करके मारा था। ठीक है। इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? इल्तुतमिश ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया को सुल्तान बनाया जाए, यानी हुकूमत की गद्दी पर बिठाया जाए। समझे? और रज़िया सुल्ताना ने मीर अखूर का ओहदा किसे दिया था? तो रज़िया ने मीर अखूर का ओहदा किसी तुर्क अमीर को ना दे करके एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। ठीक है। रज़िया सुल्ताना की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था बेटा? तो अल्तूनिया से हुआ था। किससे हुआ था? अल्तूनिया की फ़ौज से हुआ था। ठीक है। रज़िया सुल्ताना ने कितने बरस हुकूमत की? तो सिर्फ 3.5 बरस हुकूमत की, है ना। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब कह रहे हैं मैदान छोड़ना। देखो 4 नंबर का आपका जुमला बनाने का आएगा बेटा, तो इसे भी चलते चलो, छोटे छोटे थोड़े 3-4 नंबर के जोड़ते हम जाएंगे तो ईजिली हमारे 80 नंबर बन जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने मैदान छोड़ना गवारा न किया और लड़ते लड़ते मारी गई। हथियार
डालना। रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए और लास्ट में अल्तुनिया के से ही इनकी शादी हो जाती है। मौत के घाट उतारना, तुर्क अमीरों ने रकनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से इसे भी आप करेंगे। अब कह रहे हैं बंदूक को काट का घोड़ा क्यों कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत सालों के बाद ये चैप्टर ऐड हुआ है, अभी तक ये 3-4 सालों से ये डिलीट रहता था। बंदू अपनी ज़िंदगी में कुछ न कर पाया था, इसीलिए उसे काट का घोड़ा कहा गया था। बंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा। बंदू की सुस्त रफ्तारी का असर वज़ीर पर, कारखानेदारों पर, सेठ साहूकारों पर, इंजीनियर और डॉक्टरों पर और फौजों पर, कॉलेज और स्कूल के लड़कों पर, उसके और दूसरे बहुत से लोगों पर पड़ा। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक में होते हैं तो देखते हैं किस तरीके के हालात होते हैं, सभी 2-4 होते हैं ना। अब वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था। वज़ीर एक गैर मुल्की वफ़द से मिलना था, इसलिए देरी की वजह से उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। सवाल है कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे क्या है। बेटा ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। देर होने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ़ ने पल के मानी लाख के घाटे लिए हैं। चंदू के बारे में ये सवाल रहने देते हैं, ये कर देते हैं कि पैरों में पहिया लगवाने से बंदू की क्या मुराद है। पैरों में पहिया लगवाने से मुराद ये है कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना। पहिया लगवाने का मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो बेटे देखो ये मैं बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, कोशिश यही है कि समेटते हुए चलूँ। लेकिन बेटा आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी लर्न करेंगे, अगर आपको लिखना आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों को लिखना नहीं आता वो बेटे प्लीज़ आप सभी इसे पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम की कॉपी पर लिखोगे नहीं बेटा अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर याद करने का क्या फ़ायदा। अब ये देखिए अहमद कल आया था, ये क्या है, माजी है। कौन सा ज़माना है, माजी है। मोहन बाज़ार से लौट आया है, हाल है। सर्दी का ज़माना कब आएगा, मुस्तकबिल है। आएगा में बात हो रही है। गर्मी का मौसम जा रहा है तो हाल है। हम ईद के दिन मिलेंगे, मुस्तकबिल है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ी थी, याद हो तो। अब ये सवाल भी पूछा गया था अभी हाफ ईयरली में भी और प्री बोर्ड्स में भी आया था कि रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है। जंग से तखरीब होती है, बिखराव होता है, जंग से बर्बादी होती है। तखरीब जो तामीर की ज़िद है, तखरीब जो तामीर का अपोजिट है, ठीक है। यानी जंग तामीर की रूह को ज़ख्मी कर देती है। सैकड़ों तामीरात जंग की तखरीब कारी की नज़र हो जाती हैं, इसलिए शायर ने रूह तामीर के ज़ख्म खाने की बात कही है। धरती की कोख बांझ होने से क्या मुराद है। जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रौंदने से, गोला बारूद के ज़रखेज़ ज़मीन यानी जो उपजाऊ ज़मीन है बंजर हो जाती है। तो इसलिए शायर ने धरती को बांझ कहा, क्योंकि जो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती बेटा, जो बंजर बन जाती हैं, उस पर कभी कोई पौधा नहीं उगता है। फिर है शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है। चूँकि जंग से अमन आलम तबाह हो जाता है, यानी पूरी दुनिया का सुकून ख़त्म हो जाता है, अमन तबाह हो जाता है। दोनों मुल्कों की छोटी छोटी सी जंग आलमी जंग बन जाती है, जैसे वर्ल्ड वार हुआ था, आलमी जंग बन जाती है, यानी दुनियावी लेवल पे ये जंगें होती हैं। तो इसलिए शायर ने जंग को अमन आलम का खून कहा है। आगे चलते हैं। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं, तो बस इतना याद रखने लेना बेटा, रॉबिन हुड के। सादत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया था, क्योंकि सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था, सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था, इसलिए उन्हें सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया। सादत अली ऐश पसंद आदमी था, उसने अपनी आधी ममलिकत जो है 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेज़ों को दे दिए थे। सादत अली कैसा आदमी था बेटा, तो सादत अली ऐश परस्त और नाकारा आदमी था। बेटे ये मैं वीडियो बना रही हूँ बट बैकग्राउंड में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये है बेटा चौथा सवाल क्या है, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था, तो कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वज़ीर अली था, जो कि इस चैप्टर का हीरो है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वज़ीर अली कैसा आदमी था, तो वज़ीर अली मुहिब्बे वतन इंसान था, उसे अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत थी, वो अंग्रेज़ों से चिढ़ता था, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है, तो बेटा कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की मुराद है कि जब हम अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों को
परेशानियों से डर कर पीछे हटने के बजाय पूरे हौसले और उसका सामना करें तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, जो कि वतन की तरक्की और खुशहाली है। पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का क्या मतलब बताया है। पहाड़ ऊंचा होता है, गार अंधेरी होती है, जाहिर सी बात है। पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब ये है कि हम अपने वतन की फलाह यानी तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर न होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहेंगे, और रुकावट पहाड़ जैसी हो या गार जैसी अंधेरी, हमें अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते रहना है। तो बेटे, आप सबको पता है इस नज़्म में क्या दिया है शायर ने। कौन सी नज़्म अभी हमने पढ़ी, कदम बढ़ाओ दोस्तों में बशर नवाज़ ने ये पैगाम दिया है कि हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती का दरस दिया है। इसमें वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविश को एक तर्क करके नए अज़्म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की और अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम करने की तलक़ीन दी है। तो बेटे, इस तरीके से आपको करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर कुछ खुलासे भी पूछे जाएंगे बेटा, जो 5 नंबर का आएगा। इसकी वीडियोस भी मैंने बना के चैनल पे डाल दी है। खुलासा जैसे काट का घोड़ा, कारतूस, खुदा के नाम, ख़त। तो ये जो चैप्टर है मुझे लगता है, और एक कारतूस भी आ सकता है बेटा, इन चैप्टर्स के खुलासे आएंगे। और बेटे यकीन मानिए पूरे के पूरे 5 नंबर के आएंगे। एक तो सवाने हयात आएगी या फिर खुलासा। तो आप सवाने हयात ना करने के बजाय खुलासा कर लेना, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद रहता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा मरकज़ी ख़याल आएगा। मरकज़ी ख़याल या फिर खुलासा या फिर पैगाम, ए शरीफ इंसानों, नेकी और बदी, पहाड़ और गिलहरी, कदम बढ़ाओ दोस्तों। इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, या फिर ये डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। उसे ज़रूर एक बार देखना बेटा, ज़रूर से ज़रूर। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन जो भी गैप होगा, बस इन्हीं वीडियोस को आप देख लेना, खूब लिखने की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। मेरा दावा है कि 80 मार्क्स तो आपके 101% आ जाएंगे। 18 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर इन वीडियोस से आपने पढ़ ली। एक तो खुलासा का मरकज़ी ख़याल का है, और सारे ग्रामर को मैंने जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।